नमस्ते एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत मेरे चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के, टॉप क्वालिटेटिव एमसीक्यूज के। और इसके प्रीवियस में फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आपने उसको नहीं देखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। आज का ये जो सेशन है, अगेन मैं फिर से वही बात करूंगा कि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एंट्रेंस लेवल के हों, चाहे वो स्कूल लेवल पे हों, हायर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज लेवल की बात करें या रिक्रूटमेंट की हम बात करें, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर या एमसीक्यू की ये सीरीज तैयार की गई है। दूसरी बात, सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे तमाम स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो लिंक्स हैं, चाहे वो डिफरेंट टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज हों या नोट्स की हम बात करें, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की बात करें, सबके लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। बुक परचेजिंग सबका लिंक वहां पे आपको तमाम जानकारी में मिल जाएगा। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है, हम क्वेश्चन नंबर 51 को अगर देखें, द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू प्रोवाइड मीनिंगफुल आउटपुट फॉर ऑल द इनपुट्स एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट। मीन्स अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें तो उस लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम की ये एबिलिटी होना कि आप किसी भी प्रकार के इनपुट को डालें उस प्रोग्राम में, चाहे वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, उसके एवज में लेकिन जो आउटपुट आपको मिलता है वो सही मिलता है, मीनिंगफुल मिलता है। अब अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप एक्स अपॉन वाई निकाल रहे हो, अनफॉर्चुनेटली अगर आप जीरो डाल देते हो तो क्या होगा, ये एरर शो करेगा। हमने इस एरर को हैंडल करने के लिए सपोज एक्सेप्शन का प्रयोग किया या इसके लिए हमने कोई कोड लिखा जहां पर ये डिवीजन बाई जीरो का एरर को आपको बताएगा। तो ये जो इस तरह का आप प्रक्रिया या आपके प्रोग्राम की जो क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ईदर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रोबस्टनेस। तो मीनिंगफुल आउटपुट का आना, चाहे गलत इनपुट हो या सही इनपुट हो, उसको हम रोबस्टनेस बोलते हैं। फ्लेक्सिबल की अगर आप बात करें तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया, फर्दर फ्यूचर में उसमें जो भी अपडेट्स आप करें तो अच्छे से होना चाहिए, दैट इज फ्लेक्सिबल। एक्सटेंसिबिलिटी की मतलब आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो रिलायबिलिटी प्रोग्राम के फंक्शन से रिलेटेड है, प्रोग्राम के प्रोसेस से रिलेटेड होता है कि सारे प्रोसेस सही तरीके से प्रिसाइसली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये तो हुआ मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अ सी प्लस प्लस लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ व्हाट। देखिए, कोई भी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर कहीं ना किसके बारे में बात हो रही है, आपके हेडर फाइल्स के बारे में। सो हेडर फाइल जो होती है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शन होती है, कीवर्ड्स होती है, आइडेंटिफायर्स होती है, या फंक्शन एंड कीवर्ड बोथ। सो देखिए, कीवर्ड जो होता है ना, इसका अपना अलग एरिया होता है हमारे कंपाइलर में, या जो भी आप सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, कंपाइलर की या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। लाइब्रेरी की जब आप बात करते हो, हेडर फाइल की जब आप बात करते हो, सो दैट इज ओनली एक्चुअली कलेक्शन ऑफ व्हाट योर फंक्शंस। आइडेंटिफायर, यू ऑल नो दैट कि वो यूजर डिफाइंड जो भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का मतलब चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई फंक्शन हो, क्लास हो, बनाते हैं, उससे रिलेटेड हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर आप इस कोड को, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, जब आप फॉर लूप लगाते हैं तो आपने इसका पहला स्टेटमेंट को छोड़ दिया, इनिशियलाइजेशन को, उसके बाद दूसरा भी छोड़ा, तीसरा भी छोड़ दिया। अब इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको क्या आंसर करेगा? क्या ये इनवैलिड है? क्या ये इनफाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट करता है, या केवल एक बार चलेगा, या ये रन ही नहीं करेगा? सो देखिए, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे सो ये इनफाइनाइट टाइम क्या करेगा, चलेगा। इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं अपना कोड ब्लॉक लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं, फॉर लगाया मैंने सीधे लगाया सेमीकोलन 2 टाइम्स, एंड इसके ब्रैकेट में जाके एक बार आप से फॉर एग्जांपल कर दीजिए सी आउट। मैंने यहां पे कर दिया इसको 1, राइट। अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। सो देखिए, ये इनफाइनाइट लूप टाइम्स एक्चुअली हमारा लूप क्या है, चल रहा है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट टाइम ये लूप हमारा चलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन है या एक्सप्रेशन है, ट्रू एंड ट्रू
देन और लगा के फॉल्स एंड ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? सो देखिए, जब आप ट्रू की बात करेंगे, ऑब्वियसली एंड ऑपरेटर है, दोनों का ट्रू होगा तब ट्रू रिटर्न करता है। आपने बीच में और डाला और बोलता है अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, या फॉल्स एंड ट्रू की अगर आप बात करें तो फॉल्स हो जाएगा। अब लिहाजा यहाँ पर ये और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ट्रू या फॉल्स में से कोई एक भी ट्रू है, मतलब आंसर आपको क्या मिल जाता है? ट्रू। बेस्ड ऑन दिस, अच्छा ट्रू जो है सी प्लस प्लस में ट्रू तो रिटर्न नहीं होता, एवज बजाय उसकी क्या रिटर्न होगा? इसका कोरिस्पॉन्डिंग नंबर, बुलियन वैल्यू, दैट इज व्हाट योर वन। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है कि लुक एट द गिवन लूप एंड प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ आई आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट। अभी आप देखिए यहाँ पर हमने ये फॉर लूप लगाया, आई स्टार्ट किया 0 से 5 तक चलेगा, आई प्लस प्लस किया, पर यहाँ पे जो खास बात है वो ये कि इसके एंड पे सेमी कॉलन हमने डाला हुआ है। सो इस तरीके से जब आप कोई लूप इस्तेमाल करते हैं, मैं वापस से यहाँ पर इसे एक बार लिखता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, देन आई प्लस प्लस एंड सेमी कॉलन, सॉरी नॉट कोलन, इट इज एक्चुअली सेमी कॉलन। इसके अंदर मान लीजिए आपने कोई सी आउट स्टेटमेंट डाला ए, तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सी आउट ए तो आएगा नहीं, लेकिन इसके बाहर आके अगर आप सी आउट आई करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा? ये लूप या जो काउंटर है इसकी वैल्यू यहाँ से 5 टाइम्स, मतलब जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी ये इंक्रीमेंट होते जाएगा और ये लूप यहाँ से बढ़ता जाएगा, और आई की वैल्यू जब तक एंड तक नहीं आती कंडीशन तक, तब तक ये लूप चलेगा, लेकिन इसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये क्या होगा? 0 1 2 3 4, तो एंड जो वैल्यू आएगी 4 आएगी, 4 इज लेस देन 5, लेकिन फिर उसके बाद ये 5 करेगा, तो जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस दौरान अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर जो मिलेगा दैट इज योर 5। सो चाहो तो आप इसको भी रन करके देख सकते हो। मैं कोड ब्लॉक में जाता हूं और इस कोड को फिर से लिखता हूं। मैं लिख देता हूं इंट आई। सो दिस इज माई कोड, एक बार इसे भी बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोलता है सी आउट आई, एक्चुअली क्या है इसका स्कोप लिमिटेड कर दिया हमने, सो आप इसे भी ध्यान रखें। अभी आप यहाँ पे कर दीजिए इंट आई, तो ये हो गया मेरा इंट आई। अब अगर आप इसे रन करें एंड देखें कि क्या हमारा आउटपुट है, सो यू कैन सी इट इज शोइंग अस 5 एक्चुअली। 1 जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी जो एक बार इसका लूप चला तो उसको ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, राइट, बट आई की जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर 5। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 5 हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है कि राइटिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड ए लूप। अब आप कोई भी लूप लगाएं या कोई भी सपोज आप ब्लॉक लेते हैं, उसके अंदर अगर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो इसका पर्पस क्या है? तो इट कैंसल्स रिमेनिंग रिपीटेशन, इट स्किप्स ए पर्टिकुलर रिपीटेशन, इट टर्मिनेट्स ए प्रोग्राम इमीडिएटली या जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है एक्चुअली, आपके उस पर्टिकुलर स्टेप को क्या कर देता है या रिपीटिशन को क्या करता है? स्किप करता है। अगर यहाँ पर ये ब्रेक होता तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता? प्रोग्राम को नहीं टर्मिनेट करता, वो उस रिमेनिंग रिपीटेशंस को क्या कर देता? कैंसिल कर देता। सो फॉर जैसे मान लीजिए आपने फॉर लूप लगाया 0 से जो भी आपने कंडीशन डाली, आई प्लस प्लस किया, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इफ आई डबल इक्वल टू 2 एंड इसके बाद में से यहाँ पर आपने लिखा कंटिन्यू, ऑलराइट, एंड इसके बाद आपने कर दिया एल्स आई से फॉर एग्जांपल सी आउट आई, राइट। सो इस दौरान क्या होगा? जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 0 1 2 को स्किप करेगा, 3 एंड 4 को ये क्या कर देगा? स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स, एक्स है इंटीजर है, लॉन्ग वैल्यू है वाई वेरिएबल है सॉरी, और सी एच जो है कैरेक्टर टाइप का है। अब आपको इस एक्सप्रेशन को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? सो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स क्या है? इंटीजर है, और इंटू वाई सबसे पहले होगा, तो वाई क्या है? मेरा लॉन्ग है। तो जब इंटीजर से लॉन्ग मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग होगी, और छोटा वाला जो हमारा डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा लॉन्ग में। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो होगा लॉन्ग। अब माइनस लगा के क्या बोल रहा है ये? सी एच जो कि क्या है? कैरेक्टर। अब कैरेक्टर भी इंटरनली एज ए नंबर ट्रीट होता है, तो जब लॉन्ग में से नंबर या सी एच को आप माइनस करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑटोमेटिकली हायर, मतलब नंबर से या कैरेक्टर से वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग पे। सो इसका मतलब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन बी, लॉन्ग। अब आगे बढ़ा जाए। फॉर गिवन नंबर्स ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रिंटिंग लार्जेस्ट ऑफ 3।
आपके पास 3 नंबर्स हैं, लार्जेस्ट अमंग 3 का प्रोग्राम बनाना है और उसके लिए ये बोलता है कि ये कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है। पहली बात तो ये कि जब आप नॉर्मल इसका प्रोग्राम बनाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, पहले चेक करते हो कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ये ए बी से बड़ा है तो अंदर जाके आप फिर बोलते हो कि भाई ए को चेक करो सी से बड़ा है कि नहीं। तो अगर ये सी से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो ए को, एल्स आप क्या कर देते हो, सी को प्रिंट कर देते हो, राइट। अब यहां पर ये तो मेरा हुआ इफ, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो आप क्या करते हो, यहाँ पे बोलते हो कि भाई एल्स लगाओ। एल्स लगाने के बाद इसके अंदर जाते हो और आप बोलते हो कि भाई अगर बी बड़ा है सी से, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ए बड़ा है बी से, अगर फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली बी बड़ा हो गया। अब यहां पर अगर ये कंडीशन आती है मतलब आप बी को प्रिंट करो, एल्स लगा के आप क्या कर दो, सी को प्रिंट कर दो। ये है मेरा एक्चुअल एक्सप्रेशन। जब आप इसे कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो कि भाई आपने कंपेयर किया ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अब या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हो रहा है तो आप सबसे पहले वापस से यहां पर क्या कर रहे हो, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू हुआ तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ए डिस्प्ले करेगा। अगर फॉल्स हो गया तो आप क्या डिस्प्ले करोगे, सी को डिस्प्ले करोगे। तो देखो ये मेरी कंडीशन थी ये वाली, उसका ये ट्रू पार्ट हो गया। अब इसके बाद वापस से आप यहां पर कोलन डालोगे, लेकिन इस दौरान ये ट्रू पार्ट को आप क्या कर दो, एक पूरे ब्रैकेट में डाल दो। अब आप बोलोगे कि अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये बी मतलब ये ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तो वापस से आप चेक करोगे बी इज ग्रेटर देन सी को, क्वेश्चन मार्क डालोगे, और अगर ये ट्रू हुआ तो आप डिस्प्ले करोगे बी को, अदरवाइज आप डिस्प्ले कर दोगे किसको, आपके सी को। ये हुआ मेरा कंप्लीट एक प्रोग्राम। तो अगर आप इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर देखें, सो यू कैन सी कि जो पहला ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क ए कोलन सी, कोलन डाल के बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें एक्सप्रेशन को और आप बताएं इसका आउटपुट क्या होगा। जहां पर y की वैल्यू ये बोलता है कि 6 है, x इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2 इंटू वाई। देखिए प्लस प्लस वाई प्लस 2 इंटू वाई, तो प्लस प्लस यहां पर क्या हो गया मेरा 6 हो गया, और 2 इंटू यहां पर क्या हो गया 6 हो गया। तो जब आप इसको इंक्रीमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस, क्योंकि ये पहले इंक्रीमेंट होगा देन एडिशन करेगा, लेकिन इस दौरान चूंकि ये y है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 7 हो चुकी है, लिहाजा जब ये मल्टीप्लीकेशन करेगा तो उस दौरान ये y है। या मैं फिर से एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को फिर से क्लियरली लिख देता हूं सो दैट हमको क्लैरिटी मिलते रहे। तो हमने बोला कि भाई प्लस प्लस वाई करो, मतलब ये क्या हो गया 7 हो गया, प्लस डाल के था 2 इंटू वाई, मतलब ये y की वैल्यू जब ये 7 होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा 2 इंटू 7, तो और उसके बाद ये एडिशन होगा तो ये होगा 14, और 14 से 7 को ऐड करोगे तो 21 आएगा। तो आंसर इसका जो करेक्ट होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। देखिए सी आउट है 6.7 मॉड 5.2। अभी देखो जब आप मॉड ऑपरेटर की बात करते हो तो ये किसके साथ एप्लीकेबल है, ये होता है एप्लीकेबल किसके साथ, इंटीजर के साथ। आप फ्लोट के साथ अगर मॉड निकालने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सीधे सीधे आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर कुछ भी सोचने का नहीं है, सीधे आप बताएंगे कि भाई ये आपको कंपाइल टाइम एरर शो करेगा क्योंकि आप फ्लोट का मॉड निकाल रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, ए बी और के का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखें, बी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस के बाई 4, देन इसके बाद प्लस 8 माइनस बी प्लस 5/8, राइट। अब b की वैल्यू क्या है 2 है तो इंटू 3 कर दिया, डिवाइड बाई 4 प्लस k की वैल्यू कितनी है 4/4 प्लस 8 किया, माइनस b क्या है दैट इज अगेन 2 प्लस 5/8। देखिए खास बात ये है कि ये सब क्या है आपके इंटीजर हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, 4/4 प्लस मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देता हूँ प्लस 5/8। ये डिवीजन अब स्टार्ट करेगा, लेफ्ट वाले को पहले लेगा तो ये हो जाएगा 4 1 जा, तो ये 1 लेगा क्योंकि ये इंटीजर है, प्लस करेगा ये भी 1 आएगा, प्लस करेगा 8 माइनस 2 प्लस 5/8 क्या कर देगा 0, तो सीधे सीधे हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट। अ फंक्शन रिटर्न्स वैल्यूज टू द डैश फंक्शन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए आप कोई भी फंक्शन बनाते हो, जैसे मान लो आपने लिया डिस्प्ले नाम से फंक्शन, आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए, लास्ट में आप क्या करते हो रिटर्न करते हो। मान लो रिटर्न कर दिया आपने x को, आप लेते हैं मेन, मेन में आपने वेरिएबल लिया y, जहां पर आप इस फंक्शन को जब कॉल करते हैं इस तरह से तो ये यहाँ पर ये वैल्यू को क्या करता है रिटर्न करता है।
तो आपका वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो किसके पास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन, दिस इज योर कॉल्ड फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए कि कॉलिंग फंक्शन में वैल्यू क्या होती है, आपकी रिटर्न होती है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप ध्यान दें कि ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा फंडामेंटल ये है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो एंड वाला जो पार्ट है वो हमेशा डिफॉल्ट का होना चाहिए। उसके पहले अगर आप नहीं दोगे चलेगा, लेकिन अगर आप पहले डिफॉल्ट करके बाद में आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो वो सही नहीं है। तो उस बेस पे अगर आप देखो L इक्वल टू 20 कॉमा बी, तो ये गलत है क्योंकि बी जो है पोजिशनल हो गया जो कि बाद में है डिफॉल्ट के, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड में दोनों डिफॉल्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पहला पोजिशनल है, उसके बाद दूसरे को इसने डिफॉल्ट किया, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखें यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैं फिर से आपको बोल दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा, वहां आपको सभी स्टडी मटेरियल, टॉपिक, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू सब मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाके जरूर देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज बेसिकली व्हाट, अगर आप देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सॉरी मैं डिफाइंड लिखना भूल गया। तो डेटा टाइप जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक्चुअली डेटा टाइप में तो आइडियली आप वेरिएबल्स लेते हो ना, और वेरिएबल का मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल हो सकता है या एरे हो सकता है। फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फंक्शन को कभी भी इसके अंदर डिफाइन नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब एक यू कैन से टेम्पलेट तैयार करना डेटा को मैनेज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नली हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आप क्लास की बात करें तो क्लास में ये सब हो जाते, अगर ये क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड होता तो वहां पर हम इसको सबको कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि फंक्शन भी क्लास का पार्ट हो सकता है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर देखो अपडेट मेथड है। अब यहाँ पे ये बोलता है कांस्टेंट इंट है एंड एक्स कर दिया, ठीक है, ये कॉल बाय रेफरेंस है। एक्स में 20 डाल के रिटर्न कर दो एक्स को। अगर आप मेन फंक्शन को देखो तो यहाँ पर ए बी है, ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 50, ठीक है। अपडेट बोला कि बी, तो देखो जब ये अपडेट कॉल होगा तो ये यहाँ सर इसको कॉल करेगा अपनी फंक्शन को, ये कांस्टेंट डिफाइन होगा जहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू 20 नहीं 50 आएगी। तो ये मेरा कांस्टेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन इसके अंदर में देखो आप फिर से इस कांस्टेंट को चेंज कर रहे हो, जो कि गलत होगा, और जब ये गलत होगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या शो कर देगा यहाँ से, एरर, क्योंकि वंस कांस्टेंट इज डिफाइंड यू कैन नॉट अल्टर इट्स वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखो तो हमने तो ये कांस्टेंट ही उठाया हुआ है इस फंक्शन में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये एरर प्रेजेंट करेगा। I move to the next that which of the following is incorrect with respect to a passing argument। इनमें से देखो फंक्शन में जब आप डेटा आर्ग्यूमेंट पास करते हो, आप एक फंक्शन पहले डिफाइन करते हो, इंट ए बी लिखते हो ना ऐसे, इसके बाद में ये फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर मेन के अंदर जाके इसी फंक्शन को आप क्या करते हो, यहाँ पे कॉल करते हो। जैसे मान लो ये कौन सा फंक्शन है आपका, डिस्प्ले। जब आप डिस्प्ले कॉल करोगे तो जहां जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है उतने यहाँ पर भी होने चाहिए, जो डेटा टाइप इसका है वही डेटा टाइप इसका भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सीक्वेंस है, अगर ये इंट फ्लोट होगा तो यहाँ पर भी ये इंट और फ्लोट के ही सीक्वेंस में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम इन व्हाट यूर कॉलिंग एंड व्हाट यूर कॉल्ड फंक्शन। तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट हियर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये बोलता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रैंडम मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो जब आप एरे लेते हो तो एरे क्या होता है, कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस लेता है। मान लो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ बुक के नाम से, इसके अंदर आपने लिया बुक नंबर जो कि इंटीजर है, और एक आपने ले लिया से फॉर एग्जांपल फ्लोट रेट। अब होगा क्या, इसका आपने एक वेरिएबल लिया स्ट्रक्चर का, मान लो बुक का बी के नाम से, तो जब ये बी डिक्लेयर होगा तो ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल हुआ। अब ये बी के पास 2 बाइट का स्पेस किसके लिए है, बुक नंबर के लिए, और रेट के लिए एक अलग स्पेस है, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये रैंडमली लोकेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आपके बी के द्वारा।
तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इट्स नॉट लाइक कि अरे कंसेक्यूटिव स्पेस मिलेगा, हो सकता है कंसेक्यूटिव मिले, बट ये रैंडमली भी प्लेस किए जा सकते हैं, लोकेटेड हो सकते हैं। अगला स्टेटमेंट बोलता है कि द स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। स्ट्रक्चर मेंबर को आप इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर लिया, यहाँ पर ये बुक नंबर लिया, तो आप इसको 0 कर दोगे तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। आप जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो उसी समय आप उसको या डिक्लेयर करते हो, तो वहां पर आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मैं एक सेकेंड ये थोड़ा सा इरेज कर दूं सो दैट हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। राइट, सो ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट, ये असर्शन रीजन बेस्ड है कि जो कैरेक्टर होता है इट इज ऑफन ट्रीटेड एज इंटीजर डेटा टाइप। राइट, कैरेक्टर जो होता है वो अमूमन क्या होता है? इंटीजर के रूप में ट्रीट किया जाता है, जो बिल्कुल सही बात है। आप अगर कैर ch करते हो और अगर आप ch में डाल देते हो 65 और उसके बाद अगर आप प्रिंट कर देते हो, प्रिंट का मतलब यहाँ पे सी आउट कर दीजिए, ch कर दोगे तो ये आपको आंसर क्या रिटर्न करेगा? कैपिटल वाला a, क्योंकि 65 एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ASCII के फॉर्म में a का। सो ये बिल्कुल सही है। और इसका रीजन बोल रहा है कि जो मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन होता है कैट डेटा टाइप का बाई और C++ कंपाइलर, वो नंबर कोड के फॉर्म में होता है। तो ये बिल्कुल सही इसका रीजन भी है। तो इसमें क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर जो है इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट, दैट इज ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है कि लुक एट द गिवन कोड एंड आपको बताना है कि ये लीगल है कि नहीं। आप देखो इंट a इक्वल टू b इक्वल टू c किया है मेन के अंदर, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको बोलेगा इलीगल। क्यों? कि आपने सबको इनिशियलाइज एक साथ कर दिया बट डिफाइन नहीं किया। कॉमा b कॉमा c कर देते, उसके बाद अगर आप लिख देते b इक्वल टू c इक्वल टू 0 चल जाता। या फिर आप करते a कॉमा 0 b आई मीन इंट a इक्वल टू 0 कॉमा लगा के b 0 या c कॉमा लगा के 0, तो भी ये चल जाता है। बट ये जो है इलीगल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये आपको इलीगल शो करेगा। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि इसका आउटपुट आप प्रेडिक्ट करिए। राइट, अभी यहां पर आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने यहां पर सबसे पहले क्या डिफाइन करने की कोशिश की है? आप अपने स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली आप देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। ये पूरा कोड जो है आपने डिफाइन कर दिया बिग ए बी के नाम से। तो आप ये भी हैश डिफाइन में कर सकते हैं ना। केवल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आपका फंक्शन, सॉरी ये हैश डिफाइन हम यूज नहीं कर रहे, इसके द्वारा तो आप स्टेटमेंट को भी रिडिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है? बिग ए बी जो हमारा मेथड है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। अब होगा क्या? जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, आपके W में क्या आ जाएगा? एग्जाम आ जाएगा। ये हो गया 0, सॉरी ये है 0 1 2 और 3। L कितनी आ गई यहाँ पर? ये 4 आ गया। लूप चलाया 0 से लेकर 4 तक। चलो ठीक है। I की वैल्यू शुरू में कितनी है? 0 है। तो ये बोलता है WI मतलब W0 है ना, इक्वल टू बिग। बिग का मतलब ये एक फंक्शन कॉल होगा, यहां से चले जाएगा यहां पर। तो A में किसकी वैल्यू आएगी? WI। WI में क्या है? मतलब W0 मतलब क्या आ गया यहाँ पर? कैपिटल E। और B में क्या आ जाएगा? बोल रहा उसके नेक्स्ट वाला, दैट इज माई X। अब यहां पर इसका स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा ये वाला, तो क्योंकि ये इसका ही सब पार्ट हुआ ना, इसका स्टेटमेंट हुआ, तो हम हैश डिफाइन में हमने डायरेक्ट डाला है। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का। डायरेक्ट करने की बजाय हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया। अब A इज ग्रेटर देन B मतलब E बड़ा है X से, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स होगा तो B की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब X प्लस 2 करेगा, मतलब X देन Y देन Z। तो आपके WI में यहां पर क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। ठीक है, अब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, I की वैल्यू होगी 1। जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी यहां पर, तो ये फिर से बोलेगा W1 देखो, तो बिग में बोलेगा W1 को पास करो। तो 1 में क्या है हमारा? X है। तो A में क्या आ गया यहाँ पर? X आ गया। तो A को आप कर दो क्या? X कर दो। B में क्या आ जाएगा? उसका नेक्स्ट वाला, दैट इज A। तो क्या X बड़ा है A से? बिल्कुल। X क्या जो है A से बिल्कुल ही बड़ा है। तो यहाँ पर X इज ग्रेटर देन, आई मीन A इज ग्रेटर देन Y। तो A की वैल्यू X है जो बड़ी है A से, तो A प्लस 1 कर देगा, मतलब X प्लस 1 मतलब ये Y हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर W1 में क्या आ गया? Y आ गया।
अच्छा, लेस देन L-1 बोल रहा है, तो अब 4-1 मतलब 3 तक चलेगा लूप। तो i की वैल्यू अब क्या होगी, 2 होगी। दिस इज द लास्ट टाइम। अब जब ये 2 होगा तो आपके यहाँ पर W में क्या है, A है, तो A में मतलब A की वैल्यू A आएगी और B की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसका नेक्स्ट वाला, दैट इज योर M। तो यहाँ पर बोलेगा A इज ग्रेटर देन M, तो बिल्कुल फॉल्स हो गया ये। तो यहाँ पर M की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी, तो ये हो जाएगा O। इट मीन्स दैट ये आ जाएगा O। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट होगा, इसकी जो एंड वैल्यू होगी वो M ही रहेगी। आंसर आपको जो मिलेगा दैट इज योर ज़ोम। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आप इसको जरूर एक बार अपने एंड से ट्राई कर लीजिएगा, आंसर आपको ज़ोम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। योगिता ने एक C++ का कोड लिखा है जो कि इनकरेक्ट है, आपको सही कोड इसका करेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। अभी आप देखो यहाँ पे चॉइस वेरिएबल है, एंटर ए कैरेक्टर बोला, सीन चॉइस कर दिया, स्विच ले लिया, बिल्कुल सही है। यहाँ तक बोलता है केस ए और आप एग्जीक्यूट करो सी आउट एप्पल और उसके बाद ब्रेक लगा दो। अब अभी यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये होना चाहिए मेरा ब्रेक, ये तो ठीक है। आप एक चीज और नोटिस करो कि जब आप कोई भी केस लेते हो तो उसके आगे हमेशा क्या डाला जाता है, कोलन। तो यहाँ पर ये क्या होगा, केस होगा, ए लगाएंगे, कोलन डालेंगे, सी आउट स्टेटमेंट डालेंगे और उसके बाद सेमी कोलन डाल के स्मॉल वाला ब्रेक डालेंगे। बेस्ड ऑन दिस ये गलत है, ए कोलन सही लग रहा है, ए कोलन सी आउट एप्पल सेमी कोलन ब्रेक, उसके बाद ए कोलन सी आउट स्पेस। यहाँ पे देखो ये सिंगल कोटेशन है तो ये गलत होगा, ये डबल कोटेशन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट है, यहाँ पे केस का सी बड़ा कर दिया, वो भी गलत होगा। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन सी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द टाइप डेफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर व्हाट। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप डेफ क्या होता है। सो बेसिकली जब आप अपना खुद का कोई डेटा टाइप को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपका ये इंटीजर x लेते हो, आप इस इंट को अपना नाम से डिफाइन करना चाहते हो, आप लिख दो टाइप डेफ, उसके बाद आप बोल दो कि भैया ये इंटीजर को आप एक काम कर दो i कर दो। अब उसके बाद i स्पेस x कर दो और उसके बाद i की जो भी वैल्यू डाल के आप सी आउट i करोगे तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो टाइप डेफ क्या कर रहा है, आपका खुद का डिफाइन करने वाला डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। वेरिएबल की टाइप कास्टिंग के लिए तो हम, जैसे टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, आपका मान लो ये x है, इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है जो इंटीजर है, तो आप फ्लोट x कर दोगे ना, तो वो टाइप कास्टिंग हुई। डिफाइनिंग कांस्टेंट तो हैश डिफाइन लगा के आप करते हो। वेरिएंट डिफरेंट टाइप, मतलब वेरिएबल डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर का अगर आपको करना है। वैसे वेरिएंट जो है एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जो किसी भी टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है, विच आई थिंक C++ में एप्लीकेबल नहीं है, तो आप ये भी स्टेटमेंट को गलत करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आप देखो इंट आई लिखा हुआ है। अब मान लो आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो मैं इसके अंदर ही ले लेता हूं, मैं यहाँ पर कर देता हूं टाइप डेफ, और सॉरी ये दोनों एक साथ ही रहेगा, टाइप डेफ। हमने बोला इंट को आप डिफाइन कर दो इन के नाम से, राइट। अब ये जो इन हुआ है ना, इसको आप सिंपली कर दो IN। अब देखो आप इसको रन करोगे तो ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, और आपको ये 15 बता रहा है क्योंकि पहला वैल्यू 1 है और उसके बाद ये 5 को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मेरा क्या हुआ, टाइप डेफ हो गया, जहां पर आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया। लेकिन एक बात कि आप इसी इंट को अगर सिस्टम डिफाइंड नाम दे दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। अब इंट को आप फ्लोट लिख दोगे टाइप डेफ के द्वारा तो वो काम नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2D एरे जो होता है उसमें क्या हो सकता है, 2 कॉलम, 2 रो, 2 सेल्स, या रो और कॉलम दोनों। तो आप जानते ही अगर आप x22 करोगे इसका मतलब आप इसको रो और कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज्यादा हो गया, ये हो गया 0101, राइट। तो इसका मतलब रो और कॉलम दोनों के रूप में आप लेते हैं 2D एरे को। आगे बढ़ा जाए। यहां पर फिर से ये क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा दिख रहा है बट ट्राई करते हैं। यहां पर ये देखो 2 फंक्शन प्रोटोटाइप लिया है, शो एक्स और शो एक्स अगेन। अभी यहां पर ये मेन है, आई गेस ये किसी केवी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे, पुराना बनाया हुआ है। अब यहां पर ये बोलता है देखो मेन को एग्जीक्यूट करो, शो एक्स 2 टाइम्स, शो एक्स अगेन। अब शो एक्स जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इस फंक्शन को अपने डेफिनेशन को कॉल करेगा। यहां पर x डिक्लेयर होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34।
उसके बाद में ये बोलता है सी आउट कर दो x प्लस प्लस, मतलब पहले 34 डिस्प्ले होगा, देन x की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, अब वापस से ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर आप देखें ये फिर से कॉल करेगा शो x को, तो जैसे ये कॉल करेगा दोबारा ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस बार फिर से ये x डिफाइन होगा, इसकी वैल्यू होगी 34 जो डिस्प्ले होगी, फिर ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। तो पहली बार जब शो x चला तो x का लोकेशन कुछ और था, दूसरी बार जब x चला तो उसका लोकेशन कुछ और था, और दोनों में ही वैल्यू पहले 34 थी जो बाद में डिस्प्ले होने के बाद में क्या हो गई 35। और जब आप शो x अगेन करोगे तो यहां पर यह बोलता है कि आप x की वैल्यू को फिर से प्रिंट करो। अब यहां पर आप देखो क्या ये इन दोनों x को लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि ये दोनों लोकल हैं हमारे इस शो x मेथड के, जो कि हम डायरेक्ट यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नोटिस करें हमने यहां पर x ग्लोबल भी बनाया है, तो जब आप शो x को रन करोगे तो ये अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू दिखाएगा, जो कि यहां पर है 7। मैं इसको थोड़ा जूम कम करके दिखा देता हूं, अब आपको थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहां जो आंसर आएगा 34 7 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये बोलता है कि फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू इज कॉल्ड। देखिए आप फंक्शन बनाते हैं ना, वॉइड से फॉर एग्जांपल XYZ, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उनको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, बेस फंक्शन, सिंपल फंक्शन, मेन फंक्शन या वॉइड। एक्चुअली इट इज कॉल्ड व्हाट, योर वॉइड फंक्शन, इसको हम वॉइड फंक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जो रिटेन करता है वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड। अच्छा, इट इज इनिशियलाइज्ड वंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब ये एक बार इनिशियलाइज हो जाता है, और उसके बाद ड्यूरिंग रन टाइम आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज सेम एज द ऑटोमेटिक वेरिएबल बट इट इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द प्रोग्राम या टॉप ऑफ द प्रोग्राम में ये प्लेस किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर मेरे को बताएंगे कमेंट करके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, कमेंट जरूर करिए अगर आप देख रहे हैं तो। एंड अगला जो क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट वुड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपाइल। इंट में ठीक है, कैरेक्स 4 ले लो, x इक्वल टू सैन और सी आउट x। आप डायरेक्ट यहां पे क्या कर दे रहे हो, इसको इनिशियलाइज कर रहे हो आफ्टर डिक्लेरेशन। तो याद रखिए आफ्टर डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइजेशन जो करते हैं एरे का, वो क्या हो जाता है इनवैलिड, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर ये होता कैर x4, याद रखिएगा, और यहां पर अगर आप लिखते सैन, तब ये सक्सेसफुली क्या हो जाता, चल जाता, चाहे ऐसे ब्रैकेट डालते या बिना ब्रैकेट के। तो इनलाइन जब आप इनिशियलाइजेशन करते हो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन देन इट्स फाइन, डिक्लेयर के बाद इनिशियलाइज करोगे तो ये आपको कंपाइल नहीं होने देगा। तो यहां पर सीधे सीधे इसका आंसर आएगा नो, यहां कोई वार्निंग का चक्कर नहीं रहेगा, यस तो होगा ही नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेइंग, इस क्वेश्चन का आउटपुट प्रेडिक्ट करिए। देखिए x32 का मतलब ये हो गया, हालांकि ये 0 1 है, ये 0 है, ये 1 है और 2 है, तो ये सेकंड है, और इन दोनों में क्या पोजीशन है, ऐसे ये इंडेक्सिंग हो गई 0 1 0 1, और ये हो गया मेरा 0 1। तो इसको आप टेबुलर भी बना सकते हैं। अब यहां पर आएगा t, फिर h, फिर e, फिर चूंकि एक स्पेस 1 बाइट का ही होगा, उसके बाद ये होगा t, फिर ये i और यहाँ पे ब्लैक स्लैश। अब अगर आपको बोलता है x1 करोगे तो क्या दिखाएगा, x1 का मतलब क्या हो गया, ये वाला। तो ये स्टार्ट करे, x1 का मतलब बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा इसके, तो e दिखाएगा, फिर t दिखाएगा। तो क्या यहाँ पे दिखा के खत्म कर देगा, क्यों खत्म करेगा भाई, ये स्टार्ट करेगा तब तक जब तक नल नहीं आता, तो ये यहाँ दिखा देगा ETI। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ETI। अगर ये 0 करते आप यहाँ पे x0, तो ये THETI पूरा दिखाता। अगर आप x2 करते तो सिर्फ ये i को दिखाता, याद रखिए। लेकिन अगर आप केवल x11 कर देते तब वो सिर्फ इस एलिमेंट किसको दिखाता, आपके t को दिखाता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे बोलता है कि इस क्वेश्चन का आउटपुट प्रेडिक्ट करिए, डिस्प्ले फंक्शन है।
ठीक है, थोड़ा जूम कम करते हैं। अभी देखिए ये स्वैप से रिलेटेड है आई गेस, क्या या डिस्प्ले फंक्शन है, एक्स और वाई है, यहाँ पर आपने स्वैप का स्टेटमेंट डाला। मेन में आपने एक्स में डाल दिया 35, वाई में डाला 55, ठीक है। डिस्प्ले कॉल किया एक्स और वाई। तो अब देखिए जब ये कॉल होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी होगी, लेकिन ये एक्स और वाई अलग से दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर ये एक्स 35 होगा, ओरिजिनल मेरा ये है, और ये होगा 55। अब जब आप इसको स्वैप करोगे तो इनकी वैल्यू आपस में स्वैप होगी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। ये यहां से चेंज होके 35 हो जाएंगे। तो जो भी चेंज हुआ इस फंक्शन के इस लोकल वेरिएबल में हुआ, ना कि इस ग्लोबल में, ठीक है। तो अब ये जो एक्स वाई है ये तो एज इट इज सेम ही रिमेन कर रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो कॉलिंग की है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल बाई वैल्यू, जिसमें कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे इस फंक्शन के वेरिएबल में कॉपी होती है। तो ये कॉल बाई रेफरेंस नहीं कि जहां पे ओरिजिनली डेटा चेंज हो रहा है। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको 35 55 ही आंसर रिटर्न करेगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। स्ट्रक्चर जब आप डिफाइन करते हो तो सबसे पहली बात आप क्या लिखते हो, स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है, जिसको कि हम लोग स्ट्रक्ट टैग भी बोलते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हो, आप लेते हो स्ट्रक्चर का मेंबर, मतलब आप डेटा टाइप लेते हो और उसके बाद मेंबर का नाम दे देते हो, ठीक है। और ये 10 अगर अलग अलग हैं लेकिन उनका डेटा टाइप सेम है तो भी आप उसको अलग अलग करते हो, लास्ट में सेमीकोलन से एंड करते हो। स्ट्रक्चर का डेफिनेशन टॉप ऑफ द प्रोग्राम होना बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर डेफिनेशन मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन, बिल्कुल सही है। और स्ट्रक्चर के जो मेंबर सेम डेटा टाइप के होते हो उनको आप कैन बी डिक्लेयर टुगेदर, मतलब एक साथ लिख सकते हो। मतलब आप जैसे लिखते हो ना इंट एक्स कॉमा वाई, तो ऐसा आप स्ट्रक्चर के अंदर ले सकते हो, जो कि सरासर गलत है। स्ट्रक्चर मेंबर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर किए जाते हैं, चाहे वो एक ही प्रकार के क्यों ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, जो कि इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट एंड इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर को दर्शाने के लिए इसमें से कौन सा जो है इंटीजर कांस्टेंट के लिए सही नहीं है डेटा टाइप। तो डबल सही है, फ्लोट सही है, लॉन्ग फ्लोट भी क्या होता है, क्या इंटीजर होता है क्या। इंटीजर जो है वो एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है, हमारा इंट। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। एक बार आपकी दुविधा और मैं भी क्लैरिटी के लिए क्या करता हूं, यहां पर एक लॉन्ग फ्लोट लेके देख लेता हूं क्या ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। आप इसे बिल्ट इन कंपाइल कर लीजिए। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग इनवैलिड फॉर एक्स, ठीक है। चलो ठीक है, क्या यहां पर इंटीजर लेने से काम करेगा ये, चलिए एक बार देख लीजिए। तो इंटीजर तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या ये लॉन्ग फ्लोट को अगर मैं एक साथ लिखूं, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। सो अगर आप इसे कंपाइल करें, इट इज शोइंग अस लॉन्ग इनवैलिड फॉर सैन। तो अगर आप इसे केवल फ्लोट हटा के लॉन्ग कर दें, देन यू एग्जीक्यूट इट, जस्ट अ मिनट। सो आप बिल्ट करें, बिल्ट एंड रन करें। सो इट इज रनिंग सक्सेसफुली, इट मीन्स दैट लॉन्ग फ्लोट इज ऑल्सो, यहाँ पर ये क्या है, गलत है। मैं वापस से अपने स्टेटमेंट में आ जाता हूँ। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर ये इंटीजर और लॉन्ग फ्लोट दोनों ही यहाँ पर क्या है, गलत स्टेटमेंट है, राइट। आपको जरा सा भी इसमें कोई दुविधा हो, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें इस क्वेश्चन को लेके। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। हमने यहाँ पे हेडर फाइल ले ली, नेम स्पेस ले लिया, मेन लिया। देखिए आपने x20 टेक लिया, तो इनलाइन जब आप डिफाइन करोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर x में जो है ये ले लेगा टेक ch, इसके आगे जो है अपना कुछ भी हो, ठीक है। y में आपने क्या डाला है, टिप, तो y में क्या आ गया, टिप आ गया, ठीक है। आप बोल रहे कॉपी करो x में y को, तो strcpy कॉपी करेगा, मतलब x में ये टेक की जगह सीधे सीधे क्या आ जाएगा, टिप आ जाएगा। और जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो ये रिटर्न कर देगा 3। क्यों, बैकस्लैश एन, मतलब सॉरी, जो नल कैरेक्टर होता है, देखिए कोई भी स्ट्रिंग डालते हो तो एंड किससे होता है, नल से। लेकिन लेंथ निकालोगे तो ये काउंट नहीं होता है, केवल टिप को काउंट करेगा। आंसर इसका 3 आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है कि भाई राजू ने ये वाला कोड लिखा है, थोड़ा इसको बड़ा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 83।
तो वो क्या करना चाह रहा है कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा है एक्स और वाई को वापस से एक्स में, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। ये एक्स है और ये वाई है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेटमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे, तो आपको सजेस्ट करना है क्या आना चाहिए। तो देखिए स्ट्रिंग कनकैटिनेट करने के लिए str लोगे, जिसमें ऐड करना है कॉन्कैटिनेट करना है उसको पहले लेते हैं, मतलब एक्स में करना है तो एक्स लोगे, कॉमा लगा के वाई, ये वाई कॉन्कैटिनेटेड हो जाएगा किसमें, एक्स में। अब क्या इसको x इक्वल टू करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही हमारा क्या होता है str कैट के लिए सफिशियंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए होता है। strcpy हमने कॉपी किया जब y की वैल्यू को x में कॉपी करना है, x और y को मर्ज करने की बात आ रही है, कॉन्कैटिनेट करने की बात आ रही है, तो str कैट का आप इस्तेमाल करते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि डिवाइड बाई जीरो इज व्हाट। देखो ये एक प्रकार का एरर है, लेकिन इसको क्या आप कंपाइल टाइम बोलते हो, रन टाइम बोलते हो कि लॉजिकल, तो एक्चुअली इट इज कॉल्ड व्हाट, रन टाइम। एक्स अपॉन वाई जब एग्जीक्यूट होगा ना, एक्स है और वाई है, जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और अगर आपने वाई में जीरो डाल दिया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तभी आपको क्या करेगा, एरर शो करेगा। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट योर रन टाइम एरर। हम आगे बढ़ते हैं, लुक एट द फॉलोइंग कोड रिटर्न टू एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू। देखो x2 है, अगर x इक्वल टू 2 जो कि कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ पे एग्जिट करवा रहे हैं, एल्स आउट गो, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि जब इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो आपको सही करना है इसको। देखिए जब आप एग्जिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर आप पास करते हैं, मतलब ये रिटर्न करता है क्या, एक नंबर। जब आप इसमें जीरो डालते हैं तो आपके कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है बिना किसी एरर के। कब, जब आप जीरो डालते हो। लेकिन जब आप एग्जिट 1 करोगे तो भी ये सही सक्सेसफुली एग्जिट करेगा, लेकिन सिस्टम को ये मैसेज जाएगा कि 1 का मतलब ये प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, सही तरीके से नहीं हुआ है सक्सेसफुली। तो ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, और ए भी अगर आप पास कर दोगे ना तो भी ये चलेगा, लेकिन समझेगा वही कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम का हुआ है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में ही एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। आप ट्राई करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन को हमने डिफाइन किया, ये आई है, उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आपने पास किया ए जो कि इंटीजर में जा रहा है, तो जब आप ए को पास करोगे तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है स्मॉल ए है, तो ये होगा आई गेस आपका 97, ठीक है। तो यहाँ पर ये पास हो जाएगा, 97 डिस्प्ले कर देगा 97, करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। मैं आगे बढ़ता हूं, लुक एट द गिवन कोड एंड आइडेंटिफाई द पासिंग आर्ग्यूमेंट। देखो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये स्टार लगा हुआ है, स्टार के द्वारा मैनिपुलेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा पॉइंटर हो गया, ठीक है। तीन तरीके से आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। एक होता है, सॉरी मैं इसको नीचे लिखता हूं, कॉल बाय वैल्यू, दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, और एक होता है कॉल बाय एड्रेस, ठीक है ना। वैल्यू तो डायरेक्ट कॉपी होता है, रेफरेंस में हम एलियासिंग करते हैं जो उसको एंड बोलते हैं, और एड्रेस में हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है दिस इज कॉल्ड कॉल बाय एड्रेस। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल पे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज और काफी टाइम लग जाएगा, बट आप इसका रेफरेंस लेके या आप इसकी जानकारी कहीं पे भी देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन मैकेनिज्म है वैल्यू पास करने के। ज्यादातर हमारे जहन में रहता है कि दो होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बट C++ की जब आप बात करते हैं तो हम यहाँ पर तीन तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए यहां पर ये x और y है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। यदि x बड़ा है y से, और फिर ये अंदर जाएगा और बोलेगा कि अगर ये ट्रू है, मतलब ये बड़ा है या बराबर है, मतलब ट्रू हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो जाएगी तो अगले इफ को देखेगा जो कि इसका पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। बोलेगा x इज लेस देन 0, तो 10 इज लेस देन 0 है क्या, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो इसके साथ में लगा हुआ वो एग्जीक्यूट हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो ये तो चलेगा नहीं। लेकिन बोला अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका एल्स पार्ट कहाँ है, तो बोलेगा ये है। वेरी नेक्स्ट है तो ये इस एल्स को चेक करेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और बोलेगा x का मान करो 2 इंटू एक्स, तो ये 10 इंटू 2 करके क्या दिखा देगा आपको, 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर
ऑप्शन सी 20, राइट। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड प्रेडिक्ट हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप विल बी रिपीटेड। एक्स की वैल्यू 1 दी, उसके बाद बोला कोलन एक्स कोलन सी आउट एक्स प्लस प्लस रिटर्न 0। तो देखिए यहां पर भी आप देखोगे फॉर है, 1 से स्टार्ट करो और कोई कंडीशन हमने डाली ही नहीं, ये सीधे सीधे इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम क्या ले रहे थे, कोलन कोलन ले रहे थे तो भी इनफाइनाइट था, इसका भी मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जब आप इस कोड को रन करोगे तो ये आपको इनफाइनाइट टाइम रन करेगा। सो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड सिंगल कैरेक्टर इनपुट। सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, तो गेट सी ए सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, गेट कैर भी सिंगल कैरेक्टर होता है, गेट सी एच ई भी होता है, गेट सी एच आर के नाम से कोई भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हेन ए फंक्शन इज ओवरलोडेड इट इंप्लीमेंट्स व्हाट। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम ऑफ फंक्शन। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम नेम ऑफ फंक्शन है, ठीक है, पर उनका यूजेस क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट यूजेस के लिए सेम नेम ऑफ फंक्शन को इस्तेमाल करना, दिस इज कॉल्ड polymorphism. So the correct answer is option number C. I move to the next. The member variable of structure can be accessed. आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो A नाम से या ABC, यहां पर मान लो int x लिया और so on, आप इसका वेरिएबल ले लेते हो ABC का A। तो अब इस x को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या लिखते हो, a डॉट एक्स डॉट ऑपरेटर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, डॉट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज सेइंग इंट मेन। टाइप डेफ लिया, आपको पहले बताया कि आप जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है उनको अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि बूल का नाम चेंज करके इंट कर दो। अब ये भी सिस्टम डिफाइंड है और ये भी सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड चीजों को ही वापस से रीडिफाइन करना सिस्टम डिफाइंड के नाम से इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर यहाँ पर ये होता बूल का बी तो बिल्कुल चल जाता, या कुछ भी आप नाम दे सकते थे यूजर डिफाइंड नाम, तो आप सिस्टम डिफाइंड को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे क्या दिखा देगा, आपको एरर शो कर देगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पर देखो हेडर फाइल नेम स्पेस ले लिया। अब वापस से देखो ये डिफाइन कर रहा है दो स्टेटमेंट्स को हमारे। एक तो प्लस फंक्शन है जहां पर ये एक्स सिंपल है, दूसरा ये माइनस एक्स है जिसका ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें प्लस को भी कॉल किया गया है। अब आप इसके मेन पार्ट को देखो, यहाँ पर ये x सबसे पहले डिक्लेयर हुआ जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 8। अब ये बोलता है y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर ये 8 पास हो रहा है, मतलब यहाँ से कंट्रोल मेरा शिफ्ट होगा यहाँ पर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया अपना माइनस। तो जैसे ये कॉल होगा तो ये इसके अंदर की स्टेटमेंट को रन करेगा। तो अब जैसे ये माइनस माइनस एक्स करेगा, सो दिस विल बी योर 7, क्योंकि ये पहले यूनरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, प्रीफिक्स है, प्लस इसके बाद ये प्लस एक्स कर देगा, मतलब यहाँ पर ये 7 को पास करेगा, मतलब यहाँ पर ये जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर ये देखिए, ये जो x है ये सेपरेट है, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 प्लस 7 मतलब ये x, जब इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, सिंपल x, क्योंकि यहाँ पर ये x है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7, जिसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आंसर दे देगा आपको कितना 14। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। एक बार चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये है मेरा पाइथन कोड जो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप देख सकते हो। अभी इस कोड को हम सीधे कंपाइल एंड रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। आप देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, 14 दिखा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पर ये बोलता है कि विच इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए पॉइंटर। इनमें से कौन सा सही तरीका है पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, पढ़ते ही हैं हम, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। इंट स्टार पी बिल्कुल सही है, स्टार इंट पी तो हम कभी नहीं करते, इंट पी स्टार भी नहीं करते, और स्टार स्टार पी करते हैं, लेकिन जब हम वैल्यू डी रिफरेंस वगैरह करना होता उस समय ब्रैकेट वगैरह का प्रयोग करते हुए, या डायरेक्ट भी। सो ये यहाँ पर डिक्लेरेशन के समय जो है गलत हो जाएगा, तो ये तीनों गलत हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट इस कोड को रन करोगे तो क्या आंसर आएगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे देखो c इक्वल टू ब्रैकेट में ये दो स्टेटमेंट कॉमा लगा के हैं, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? जी हाँ, बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू बोलता है a प्लस बी, मतलब 5 प्लस 2 है ना, तो ये एग्जीक्यूट होगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई।
अब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बी इक्वल टू कॉमा लगा के जो है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी इक्वल टू 7 वैल्यू जो है 2। तो चूंकि ये देखें यहाँ पे इंटीजर है, तो ये डिवाइड करेगा तो कितना रिटर्न करेगा आपको 3। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा कितना, यहाँ से 3। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंडिंग क्यूब ऑफ 4। तो क्यूब का मतलब देखो यहाँ पे पावर फंक्शन की बात कर रहा है, सी प्लस प्लस में पावर ये नहीं होता, ये गलत है। आप पीओडब्ल्यू को इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, जो रिटर्न करता है एक्स का पावर वाई। तो यहाँ पर होगा ये पावर क्यूब है, मतलब 4,3। एक बात और, इसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी mat.h को। उसके बगैर अगर आप रन करोगे तो ये आपको एरर प्रेजेंट कर देगा, फंक्शन प्रोटोटाइप वाला एरर आएगा। याद रखिएगा इस बात को। कोई भी फंक्शन अगर आपके कंपाइलर को नहीं मिलता है, आपने कोई फंक्शन लिया, जैसे यही पावर ले लो आप अपने मेन के अंदर में, रन करोगे तो फंक्शन प्रोटोटाइप इज नॉट फाउंड ऐसा एरर आएगा, प्रोटोटाइप का एरर आता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इंट इन सी प्लस प्लस इज व्हाट। इंट क्या है? एक तो हम जानते हैं कि एक डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप है तो सिस्टम डिफाइंड वर्ड हुआ ना, इसको हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, फंक्शन या कांस्टेंट। फंक्शन की पहचान क्या है? ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, तो ये होगा नहीं, ना ही कांस्टेंट है, ये डाटा टाइप है। और डाटा टाइप मतलब सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है, तो आंसर इसका क्या आएगा? कीवर्ड। आइडेंटिफायर तो यूजर डिफाइंड चीजें जो आप डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है इन सी प्लस प्लस एवरी वेरिएबल, मतलब हर एक वेरिएबल में क्या होता है? टाइप होता है, डेटा टाइप बिल्कुल होता है, वैल्यू भी हो सकती, साइज भी होता है, उसका मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, नाम भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट हियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वेरिएबल नेम। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखो डू वाइल, एक्चुअली डू वाइल लूप जब यूज करते हैं तो दोनों अलग अलग रहता है ना, तो इसका मतलब डू वाइल के नाम से आप वेरिएबल लोगे चलेगा। ट्रू का टी कैपिटल है, सी प्लस प्लस में ट्रू, पाइथन से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स का चक्कर नहीं है, 0 1 का चक्कर है। तो ये ट्रू के नाम से वेरिएबल बनाओगे चलेगा। एल्स एक कीवर्ड है, इफ के साथ यूज करते हैं, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। कैपिटल INT भी आप ले सकते हो। तो डू वाइल, ट्रू और इंट कैपिटल वाला यहाँ पर वैलिड वेरिएबल का नाम हो सकता है, एल्स को आप कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार करके इसको देखते हैं कोड ब्लॉक में। मैं यहाँ पर इन सब को हटा के सीधे सीधे इन वेरिएबल्स का नाम लेता हूँ। सबसे पहले आप ले लो इंट कैपिटल INT, ठीक है, और उसके बाद में आप सेमीकोलन डालो। आप ले लो फ्लोट, यहाँ पे ले लो डू वाइल, ऑलराइट, ये भी करेक्ट है। और क्या हमने लिया? बूल, और इसका नाम दे दिया। ऐसे ही मैं, आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही लेना है। ये बन गया कोड मेरा। आप इसे बिल्ट एंड रन करके देखोगे तो ये क्या बताएगा आपको? एकदम सक्सेसफुली, कहीं कोई एरर नहीं आएगा। तो ये है ओवरऑल मेरे नेक्स्ट 50 टॉप टू 100 क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस कर लिया है सी प्लस प्लस के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ सी प्लस प्लस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को भी पीसेस में क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करने में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नए सेशन में मिलेंगे, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए MCQs, नए क्वेश्चंस के साथ में। मेरे चैनल को तब तक देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें और काम की बातें हम डिस्कस करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर BPSC PGT कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा MCQs आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में BPSC का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे SQL हो, बुलियन अलजेब्रा हो, या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके MCQs को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें, techtipnow.in।
जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेज कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपी देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।